श्वेता मिश्रा कृषि समृद्धि से। आज हम महाराज बाग के सामने कृषि महाविद्यालय में आए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि कृषि हमारे देश की रीढ़ है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि हमारे भारत में बहुत महत्व रखती है। 1960 के बाद जब देश में हरित क्रांति आई, उसके बाद में कृषि को महत्व दिया गया। उसके बाद से धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में लोगों ने अपना करियर बनाना शुरू किया। कृषि महाविद्यालय की स्थापना 1906 में हुई है। 1906 के स्थापित यह कृषि महाविद्यालय जो कि अलग अलग जगह से आए विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में उनका भविष्य उज्जवल करता है, उन्हें शिक्षा देता है। आज हम यहाँ के डीन डॉक्टर पंच भाई से मुलाकात करेंगे। इनसे एक विशेष चर्चा करके जानेंगे किस तरीके से विद्यार्थी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आज हम कृषि महाविद्यालय में हैं। आज हम डॉक्टर पंच भाई से विशेष चर्चा करेंगे जो कि यहाँ के सहयोगी अध्यक्षता है। ये हमें बताएंगे कृषि विभाग में जो विद्यार्थी रुचि रखते हैं उनका किस तरीके से करियर आगे बन सकता है, इसके बारे में एक विशेष चर्चा की जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर DM पंच भाई, सहयोगी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय नागपुर। हमारे ये कृषि महाविद्यालय में आप सभी दर्शकों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारा यह कृषि महाविद्यालय है, सबसे पुराना कृषि महाविद्यालय इस भारत देश का। जो 5 कृषि महाविद्यालय पहले बने थे 1906 के आसपास, तो उसमें से एक हमारा नागपुर का कृषि महाविद्यालय है और इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। और इसी में हमारे कृषि क्षेत्र में जो भी ग्रामीण भाग से या रूरल एरिया से जो स्टूडेंट आते हैं उनको हम कृषि की शिक्षा, कृषि का विपणन और कृषि का प्रोसेसिंग कैसा किया जा सकता है, इसमें हम उनको पढ़ाते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कृषि विभाग में जो स्टूडेंट रुचि रखते हैं वो विद्यार्थियों का आगे करियर किस तरीके से रहता है, कितने विभाग होते हैं, इसमें ये सारे विषय में आप हमें डिटेल में बताइए। हमारा जो कृषि विद्यालय है, ये कृषि विद्यालय हमारा जो विद्यापीठ है डॉक्टर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला में। अकोला पूरे महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो 4 कृषि विश्वविद्यालय है। उसमें से हमारा ये विदर्भ रीजनल बेसिस पे 4 कृषि विद्यापीठ हमारे महाराष्ट्र में कार्यरत है। उसमें हमारा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला में हमारा हेडक्वार्टर है। और उसके अंतर्गत हमारा ये सबसे पुराना महाविद्यालय हम बोलेंगे नागपुर का। ये 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था, जब अंग्रेज लोगों का जो कार्यकाल था उसी ज़माने में हमारे भारत देश में 5 कॉलेज इस्टेब्लिश किए थे। उसमें से हमारा एक नागपुर में, एक कोयम्बतूर में, एक कानपुर में, एक पूना में और एक लायलपुर में। अभी जो लायलपुर है वो पाकिस्तान में है। तो हमारे पुराने जो 4 कॉलेज है इंडिया में, उसमें से ये एक कॉलेज हमारा, एक भूसनीय जो हम कॉलेज बोलते हैं, वो हमारा नागपुर में है। तो सर, मुझे ये बताइए कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि रख के इस कृषि महाविद्यालय में दाखिला लेते हैं, उसके साथ साथ आपका किस तरीके से मार्गदर्शन होता है और इसमें करियर की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, ये 12वीं के बाद 12वीं साइंस जो स्टूडेंट होता है या 12वीं में जो क्रॉप साइंस या हॉर्टिकल्चर जो वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, वो स्टूडेंट यानी अभी के फ़िलहाल में देखा जाए तो उनकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेके 12वीं के बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेके हमारा जो BSc एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम है तो उसमें हम एडमिट करते हैं। ओके, यानी सर इसमें 12वीं के बाद में हम एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, 12वीं के बाद 4 ईयर डिग्री कोर्स है जी। तो कृषि विद्यापीठ में हम कृषि यानी BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे डिग्री कोर्सेस हमारे कृषि विद्यापीठ में आते हैं। उसमें जो बेसिक कोर सब्जेक्ट जो बोलते हैं, कोर डिग्री जो हम बोलेंगे, वो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स है। और उसमें जो 12वीं के बाद ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है।
इस तरीके का। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे जो भी विद्यार्थी इस क्षेत्र में दाखिला लेता है, उसके बाद में अगर जो उसे इस क्षेत्र में ही पूरा करियर बनाना है, प्रॉपर तरीके से पूरी अपनी पढ़ाई इसमें करना है, तो उसको पर्टिकुलर कौन सा विषय लेके आगे बढ़ना होता है? हमारे एग्रीकल्चर में वैसा टोटल में देखें तो 10 सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट जो है वो 10 सब्जेक्ट है। एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर बॉटनी है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जैसे कि हॉर्टिकोलॉजी, एग्रीकल्चर, आपने जितने भी स्ट्रीम बोले हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी बताएं थोड़ा सा सबको। हाँ, हिंदी में यानी ये सब्जेक्ट जो है, जैसे जितने भी कृषि की फसल लेते हैं, क्रॉप्स की फसल लेते हैं, उसको हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। जितना फल सब्जी या फ्लावर की जो खेती करते हैं वो पूरा हॉर्टिकल्चर में आता है। जितना है हॉर्टिकल्चर ये और एग्रोनॉमी ये क्रॉप्स है, उसके ऊपर जितनी भी कीट आती है, कीड़ा आता है, इंसेक्ट उसको लगता है, तो उसका स्टडी, उसका कंट्रोल मेजर जो करते हैं उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। जिसके बाद में पैथोलॉजी मीन्स उसका जो पौधों के ऊपर जो डिसीज आता है, हाँ, तो उसके बारे में जो स्टडी करता है, उसका कंट्रोल कैसा किया जाए, उसका रोकथाम कैसे किया जाए, उसका पूरा स्टडी जो करते हैं उसको हम प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। और इसका पूरा इकोनॉमिक्स का स्टडी जो होता है, तो इकोनॉमिक स्टडी के लिए हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। बाद में हम ये सब हमारा जो मेन मकसद है, हमारा ये विद्यापीठ या हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज का मेन जो मकसद है कि एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा अच्छे से अच्छा प्रशिक्षित होके मैन पावर हम समाज के लिए पैदा मीन्स तैयार करें, जाकि ये स्टूडेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये हमारे फार्मर्स लोगों के लिए सेवा करें। और यही हमारा एक कॉलेज है कि इसमें से जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से जितने निकले हैं वो अच्छे अच्छे पोजीशन पे अलग अलग फील्ड में अभी काम कर रहे हैं। और इसका एम्प्लॉयबिलिटी जो बोलते हैं कि इसको यहाँ से डिग्री होने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए वो काफ़ी औसत से ज़्यादा है। और अभी हम देखते हैं, अभी का दौर जो देखते हैं, तो मेडिकल साइंस के बाद अगर कोई स्टूडेंट कोई फील्ड अगर चुनना चाहता है तो वो एग्रीकल्चर फील्ड है। और एग्रीकल्चर फील्ड ऐसा फील्ड है, जब तक ये सारी दुनिया है तब तक इसको स्कोप है, इसको काफ़ी स्कोप है, बहुत सारी ब्रांचेस है और काफ़ी इसको रिसर्च में किसी को रुचि है तो रिसर्च फील्ड में जाते हैं, टीचिंग फील्ड में अगर किसी को रुचि है तो टीचिंग फील्ड में जाते हैं, और जिसको एक्सटेंशन सर्विसेज यानी स्टेट गवर्नमेंट में जाना है तो हर गांव में आपको एग्रीकल्चर सेवा देने वाला या सर्विस देने वाला हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट से लेकर विलेज तक यहाँ एग्रीकल्चर में काम करने की पोजीशन है। दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट बैंक क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को मिलता है। मार्केटिंग का एक क्षेत्र है जिसमें भी मार्केटिंग में भी हमारे स्टूडेंट, क्योंकि बिजाई का मार्केटिंग हो, फर्टिलाइज़र का मार्केटिंग हो या पेस्टिसाइड का हो, फंगीसाइड का हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हो, कोई भी केमिकल्स का हो जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर में है, बाद में मार्केटिंग है, तो ये सारे क्षेत्र में हमारे स्टूडेंट कार्यरत है। मुझे बताइए सर, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत स्टूडेंट नागपुर के और बाहर के हमारे कृषि महाविद्यालय में दाखिला लेते हैं, और साथ ही साथ उनका किस तरीके से प्रतिशत रहता है, यानी कितना प्रतिशत लोगों का, बच्चों का उत्साह है इस क्षेत्र में? अभी हम पूरे महाराष्ट्र की में हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो 4 यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसमें टोटल 14,000 इनटेक कैपेसिटी हम एग्रीकल्चर में है। और उसमें हम जो दाखिला लोग भरते हैं, यानी स्टूडेंट 12वीं के बाद जो दाखिला करते हैं, एडमिशन के लिए जो अर्जी करते हैं, वो नियर अबाउट 50 से 60 हज़ार तक होता है, यानी नियर अबाउट 4 टाइम्स मोर स्टूडेंट यहाँ दाखिला अप्लाई करते हैं। और हमारा नागपुर का जब बात करेंगे तो 172 की इनटेक कैपेसिटी है, और ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होने वाला अगर महाविद्यालय कोई है तो ये नागपुर कृषि महाविद्यालय है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ हम एमएससी एग्रीकल्चर में डिफरेंट जो सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया कि सभी सब्जेक्ट में हमारे यहाँ एमएससी भी है
और 4 सब्जेक्ट में हम पीएचडी का भी दाखिला यहाँ से देते हैं। तो 4 साल की डिग्री, उसके बाद 2 साल का एमएससी कोर्स होता है डिग्री प्रोग्राम, और 3 साल का फिर पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है। तो ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम, और ये सभी एजुकेशन सिस्टम में जब एंट्रेंस के थ्रू ही हम एडमिशन देते हैं, और इसलिए सीएटी के बेस पर बीएससी को देते हैं। बीएससी होने के बाद एंट्रेंस होती है हमारी पूरे महाराष्ट्र की, एमसीआर की, और या आईसीआर की भी एग्ज़ाम होती है। उससे हमारे यहाँ स्टूडेंट हमारे स्टेट के और उसके साथ साथ इवन अदर स्टेट के भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। सर, जैसे पिछले साल पूरा देश कोरोना संकट का सामना किया और काफ़ी दिक्कतों वाला साल रहा, तो ऐसे साल में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी रुचि रख के अपने स्टडी को कंटिन्यू किया, उनकी वो पढ़ाई को उन्होंने कहीं ब्रेक नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने रुचि रखकर यहाँ पर एडमिशन लिए? कुछ तो कम ज़्यादा हर साल के हिसाब से? हमारा अभी पूरा देश कोरोना में क्या पेंडेमिक परिस्थिति का सामना कर रहा है। पूरी इंडस्ट्रीज बंद हुई थी, लेकिन आप देखो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हुई, और एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्री शुरू थी। और हमारे भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी और हमारे वरिष्ठ लोगों का भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस है कि एग्रीकल्चर का एजुकेशन हमने चालू रखे। जैसा हमारा रूरल एक्सपीरियंस का प्रोग्राम होता है, हम वो 5 महीने के लिए स्टूडेंट हम अलग अलग रिसर्च स्टेशन पे हम और फार्मर के साथ जोड़ते हैं। तो ये साल हमको ऐसा लग रहा था कि वो प्रोग्राम कैसा होगा, लेकिन हमने पूरा महाराष्ट्र लेवल पे ही अच्छा डिसीजन हुआ। और जो गांव के, क्योंकि यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं वो अधिकतम फार्मर्स के बच्चे हैं, जिनके यहाँ खेती होती है वही बच्चे हैं। तो हमने भी जो गांव के बच्चे हैं वही गांव में उनको रूरल एक्सपीरियंस, क्योंकि कोरोना भी था लेकिन क्रॉप की बुआई किसी ने रोका नहीं, क्रॉप तो चालू ही था। जब रेनी सीजन आया तब भी एग्रीकल्चर चालू था, उसके पहले भी एग्रीकल्चर चालू था। और हमने ऑनलाइन क्लासेस लेके, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके, उनको ऑनलाइन मार्गदर्शन करके वहाँ का भी रावे प्रोग्राम भी हमने किए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट का भी प्रोग्राम हमारे बच्चों ने अच्छे ढंग से किया। और उनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके किसी स्टूडेंट का हमने नुकसान नहीं होने दिया, या नुकसान कैसा ना हो ये भी हमने देखा। लेकिन उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि वो काम नहीं करेगा, एग्रीकल्चर से जुड़ा नहीं रहेगा। उसकी पूरी कोशिश करके वो ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट हैं, और उन्हें अच्छा काम उनके गांव में किए और अच्छा रिपोर्ट भी हमको पेश किए। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर किसानों के बच्चे होते हैं कि जो है एडमिशन लेते हैं और या रुचि रखते हैं इस फील्ड में। तो जैसे जो जनरल स्टूडेंट होते हैं जिनकी फैमिली अच्छी होती है, जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि कृषि हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है? आज जितने प्रतिशत स्टूडेंट इस फील्ड में एडमिशन लेते हैं उसमें 70 to 80% किसान के बच्चे हैं, नॉर्मल 10 to 20% नॉर्मल घर के स्टूडेंट होते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण रखता है इस विषय में? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कौन से फैमिली से आता है जी। लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही है कि अगर फार्मर्स का बच्चा यहाँ आता है, फार्मर का बेटा आता है, तो हमारा उसका 7/12 का एक्सट्रैक्ट होता है। तो 7/12 जिसके पास खेती है, यानी उसको खेती से उसका जुड़ाव है, उसका लगन है, तो उसको एडमिशन के प्रोसेस के टाइम ही 12% का उसको वेटेज है। तो वेटेज होने से क्या होता है कि उसको एक पहला इम्पोर्टेंस उसको मिलता है, और कोई भी बच्चा उसको अप्लाई कर सकता है, जो भी मेरिट में आएगा उसको हमें एडमिशन देते हैं। यानी कोई बिना खेती वाला भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है। और एग्रीकल्चर फील्ड में हम अभी देखते हैं काफ़ी रुचि लेने वाले बच्चे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे अभी आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी हमको कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन में भी काफ़ी सीखने को मिला। कोई भी सभी इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, और अगर होती तो और बहुत सारे प्रॉब्लम हमको क्रिएट होते थे। क्योंकि इसमें देखो पूरे इंडिया में या पूरे भारतवर्ष में करीब 65 to 70% जो पॉपुलेशन है ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है और पूरे पॉपुलेशन को बिजी रखने वाली
और अर्निंग देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था है। की रीढ़ है कृषि, अगर देखा जाए तो इसमें जो भी स्टूडेंट स्टडी करता है या आगे बढ़ता है तो वो बेसिकली पूरे देश के लिए काम है। देश के लिए काम। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे कृषि महाविद्यालय में कितने हमारे शिक्षकों का ग्रुप है, कितने मिलके स्टूडेंट लोग को तैयार करते हैं, शिक्षा देते हैं और उनको आगे प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाते हैं, कितने शिक्षकों का ग्रुप होता है इसमें? हमारा एग्रीकल्चर जैसा हमारा नागपुर का कृषि महाविद्यालय है, ये सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला कृषि महाविद्यालय है। इसमें नियर अबाउट 110 हमारा टीचिंग स्टाफ है और उसमें से 70% फिलट है। तो ये पूरा हमारा जो ग्रुप है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा मिले, उसको थेराटिकल नॉलेज कैसा मिले और उसको आगे के लिए उसको देश सेवा के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में सेवा देने के लिए कैसा तैयार हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे शिक्षक वृंद उठाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारा यहाँ से निकला हुआ बच्चा वो पूरा तैयार होकर निकले, ताकि वो कोई भी क्षेत्र में जाए तो वो अच्छा सिक्के जैसा चमके, यही हमारा संदेश रहता है। दूसरा हमारा हम स्टूडेंट को रेडी भी करते हैं, स्टूडेंट ना ही महाराष्ट्र में पढ़े, वो पूरे भारतवर्ष में हमारी जितनी अच्छी संस्था है कृषि के विषय में, तो उसमें भी उनको एजुकेशन कैसा मिले, उनको यहाँ वहाँ एडमिशन कैसे मिले, उसके लिए भी हम तैयारी करवाते हैं। दूसरा रिसर्च सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे तैयार हो, उसकी पर्सनालिटी कैसी डेवलप हो, इवन बाहर देश में भी कोई बच्चा जा सकता क्या, उसकी भी हम तैयारी करवाते हैं, ताकि हर साल बच्चे हमारे 1 2 3 5 बच्चे अलग अलग कंट्री में भी जाके हम वो एजुकेशन लेते हैं। और जब तक हम दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते नहीं, दूसरे स्टेट में जाते नहीं, दूसरे कंट्री में जाते नहीं, वहाँ क्या चल रहा है, हमारा यहाँ क्या चल रहा है, तो उसका जब कंपेयर करते तब और हमको एक विज़न, स्टूडेंट की विज़न बढ़ाने में वो काम आती है। नागपुर का सबसे बड़ा कृषि महाविद्यालय हमारे नागपुर में यही है, महाराज बाग के सामने, जहाँ बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा और इसके छोटे छोटे से ब्रांच या जहाँ से स्टूडेंट नॉलेज ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐसा बना है क्या इसके अलावा नागपुर में? नागपुर देखो, विदर्भ के लिए हमारा कृषि विद्यापीठ है जी। कृषि विद्यापीठ में एग्रीकल्चर कॉलेज अभी हमारे 4 हैं। जैसा अकोला में एक कृषि महाविद्यालय है, नागपुर में हमारा कृषि विद्यापीठ हमारा 1969 में बना, तो उसके पहले ही हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज नागपुर का था, वो नागपुर यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। और जब हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना तो उसमें ये विलीन हो गया। तो ये सबसे बड़ा और पुराना कृषि महाविद्यालय नागपुर में है। दूसरा हमारा अभी गढ़चिरौली में जैसे एक एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हुआ है। दूसरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में भी मूल में जो है वहाँ भी एग्रीकल्चर कॉलेज हमारा शुरू हुआ है। और यवतमाल जो है विदर्भ में, तो उसमें भी हमारा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ये एक महाविद्यालय है। अभी लास्ट ईयर में ही हमारा फूड टेक्नोलॉजी का कॉलेज यवतमाल में हुआ है। और हर जिले में कृषि महाविद्यालय कैसा बने, ताकि हर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा वहाँ कृषि का अगर ज्ञान लेके तैयार होता है तो कृषि एक ऐसा है, एम्प्लॉयमेंट तो देता ही देता है, उसके साथ साथ कोई अगर बच्चा चाहता है कि हमारा खुद का इंटरप्रेन्योरशिप, हम खुद का रोजगार अगर कोई तैयार कर सकता है, और अभी फ़िलहाल में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी स्कोप है, और इसलिए उस टाइप का स्टूडेंट, उस टाइप की इंटरप्रेन्योरशिप, ताकि खुद को तो नौकरी मिले ही मिले, ताकि खुद को अगर एम्प्लॉयमेंट अगर डेवलप किया तो उसके साथ साथ ही वो काफ़ी उनके फ्रेंड्स लोगों को काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में वो रोजगार भी तैयार कर सकते हैं। सर, हमें चर्चा करते हुए बहुत खुशी हुई आपके साथ में। आपने बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी जो कि बेहद ज़रूरी थी, और हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी हम हमारे दर्शकों तक का पहुँचाएंगे, वो सारे विद्यार्थियों तक का पहुँचाएंगे जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। कृषि समृद्धि टीवी की तरफ से आपका धन्यवाद। ये विशेष चर्चा रही हमारे डीएम पंच भाई, जिनसे हमने विशेष चर्चा की। इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, साथ ही साथ कृषि का महत्व बताया, और इस क्षेत्र में विद्यार्थी किस तरीके से अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई। तो इस बात के लिए कृषि समृद्धि टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है सर का, यह जानकारी आप तक का पहुँचाते हुए। कृषि समृद्धि से मैं श्वेता मिश्रा, धन्यवाद।